नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में जो हो हमारे पास में किस प्रकार के क्वेश्चन जो हो वो आ सकते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। तो आज हमारे पास में 343 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड कोविड-19। ऑलरेडी हमारे पास में 342 नंबर की क्लासेज जो है वो फिनिश हो चुकी है। 1 जनवरी 2025 से हमने इन क्लासेज की जो है वो शुरुआत की थी और बोला था कि हम जो है वो पूरे साल भर इस क्लास को लेके आएंगे बिना रुके हुए, बिना थके हुए, और आज हम इसको जो है वो अपनी जगह पे पूरा निभा रहे हैं। शुरू में 365 क्लासेस का जो टारगेट था वो बिल्कुल पहाड़ जैसा लग रहा था और आज हम 343 पे पहुंच चुके हैं। मतलब बहुत कम क्लासेस जो है वो हमारे पास में रही है कि आगे की हमें जो है वो लेनी है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये भी है कि हम इसको बंद नहीं करने वाले। 2026 में भी इसका एक लेटेस्ट वर्जन और बहुत अच्छा वर्जन जो है वो हम लेके आएंगे। वो लेके आएंगे हम एमसीक्यू बेस का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो डिस्कस करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एमसीक्यू वाला करे। क्योंकि बहुत पहले तक हमने जो है वो जब टीएनसी बुलेट सीरीज शुरुआत की थी उससे पहले हमने जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस चलाई थी, जिसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो हम करते थे। अब उसके बाद में हमने इसको थोड़ा चेंज किया ताकि एक बेसिक जो है वो आप लोगों का बने, और वो बेसिक बनने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट एडवांस स्टेज में इसके एमसीक्यू पे। वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, और वैसे भी 31 को हम लाइव आएंगे और उसमें ये सारी चीजें जो है वो करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी चर्चा में हमारे पास में आज की क्लास आ जाती है 343 नंबर की क्लास कोविड-19। कोविड-19 2019 से पहले तो इसमें से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं था, क्योंकि कोई इसके बारे में जो है वो जानता ही नहीं था। हाँ, 19 के बाद में 19 में 20 में 21 में बहुत सारे क्वेश्चन है और आज भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल से जो है वो जानेंगे। और ये कोई छोटी मोटी डिजीज नहीं थी, इसने तो दुनिया को हिला के रख दिया था। ठीक है, और इसके साक्षी हम और आप हैं। ठीक, क्योंकि हमने इसको देखा है। और जो आज हम क्लास ले रहे हैं, आपके सामने जो मैं क्लास ले रहा हूं, वो भी एक कोविड-19 की ही जो है वो देन है। अब आप कहोगे सर वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 से पहले, ठीक है, ऑनलाइन का इतना ज्यादा स्कोप था ही नहीं। अगर ये डिजीज नहीं आती, ये बीमारी नहीं आती, ये पेंडेमिक क्राइसिस नहीं आता है, तो ऑनलाइन इतना ज्यादा पनपता नहीं जितना कि आज पनप रहा है। तो जो भी चीजें चल रही है वो हमारे पास में इसी की बदौलत है कि वो सारी चीजें हम आज कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन का इतना बड़ा जो है वो मार्केट फैला है, वो भी एक कोविड-19 की ही जो है वो देन है। और भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं और उसका शुक्रगुजार भी हैं कि कोविड-19 जैसी बीमारी को देखने के लिए जो है वो हम यहाँ इसके गवाह बने। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गवाह नहीं बन पाए। ऑलरेडी जो है वो काल का ग्रास बन चुके हैं, ऊपर पहुंच चुके हैं। हम जो है वो इसके बारे में डिस्कस करें, लकी हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस कर सके, बच चुके हैं। तो इसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों, इसमें एग्जाम में बहुत टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे? जैसे मैं मोटा मोटी बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये स्ट्रक्चर तो आपके जहन में बस गया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल फुटबॉल वाला स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये स्पाइक निकले हुए, ठीक है। ये जो है वो आपकी इमेज अच्छे तरीके से ध्यान है, जब हम कोविड-19 था, तब जब भी हम जो है वो टीवी ओपन करते थे तो यही स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई दी जाती थी। हर जगह ये स्ट्रक्चर जो है वो देखते थे। ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास में कोरोना वायरस की जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी इटियोलॉजी से पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का वायरस है, कौन सी जो है वो जीन्स का है, पूरा नाम क्या है इसका, देन सबसे पहले ये कहाँ पे देखा गया है, क्यों इसको कोविड-19 बोला गया है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद ये कहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट करने के बाद क्या-क्या जो है वो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। मतलब बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये डिजीज हमारे लिए इजी इसलिए बन जाती है कि आप और हमने इस डिजीज को देखा है, सोशल डिस्टेंशन देखा है, ऐसे ऐसे इंजेक्शन रेमडेसिविर जिसका हमने नाम ही नहीं सुना था वो भी हमें जो है वो जहान में याद हो चुका है, मास्क, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन खांसने छींकने से होता है, ये सब चीजें हमने जो है वो देख रखी है। कैसे हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करना है, सेकंड जो फेज आई थी उसमें तो ऑक्सीजन का
सीवियर क्राइसिस हो चुका था। तो ये सारी चीजें जो है वो हम जो है वो जान चुके हैं, इसलिए चीजें बड़ी जरूर है, याद भी रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमारे पास में कि ये चीजें हमने देखी हुई है, विथ प्रैक्टिकल देखी हुई है, तो अच्छे तरीके से हमें जो है वो याद हो जाएगी और वो सारी चीजें जो है हम जल्दी से सीख जाएंगे। तो इसी क्लास के अंदर हम वो सारी चीज पढ़ेंगे जो जो एग्जाम के अंदर जो है वो पूछी गई है या इन फ्यूचर पूछी जा सकती है, किस टाइप का आरएनए है, कौन सा आरएनए है, देन उसके बाद फ्लू में और इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है। तो जिनका कोविड-19 का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी कौन-कौन सी होती है, किस तरीके से जो हो पैथोफिजियोलॉजी चलती है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, अगर माइल्ड केसेज़ है तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, मॉडरेट है तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सीवियर है तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हो वन बाय वन करके जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, कि ये जो हमारे पास में कोविड-19 है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये सिंपल है हमारे पास में, यही तो था कि ये COVID, कोविड-19 ये लिखा हुआ था, कोविड-19 हर जगह, ये टॉपिक का भी नाम है। तो ये कोविड-19 एक्चुअली जो है वो लिया कहां से गया है, इसको हम लेते हैं। तो ये जो CO, इससे अलग वर्ड बना है, VI से अलग बना है, D से अलग बना है और 19 से अलग बना है। CO से क्या बना है, CO से बना है हमारे पास में कोरोना। क्या बना है दोस्तों, इससे बना है हमारे पास में कोरोना। VI वायरस, VIRUS, तो VI से बना हमारे पास में, ये लो, VI से बना हमारे पास में वायरस, ठीक है, VI से बना हमारे पास में वायरस, देन उसके बाद वायरस, D से बना हमारे पास में डिजीज, ठीक है, D से बना हमारे पास में डिजीज, और 19 से बना हमारे पास में, ये कब आया था दोस्तों, 2019 में सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया 19, 2000 हटा दिया 19। तो कोविड की जो हमारे पास में फुल फॉर्म कह सकते हैं, तो CO दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में कोरोना, देन VI ये हो गया हमारे पास में वायरस, D से हो गया हमारे पास में डिजीज, और 19 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये 2019 में जो है वो देखा गया था, इसीलिए। हालांकि ये कोरोना वायरस जो था हमारे पास में, ऐसा नहीं है कि इसकी कैटेगरी के और वायरस नहीं थे, आज भी हैं। अगर मैं बात करूं सार्स कोविड 2 वायरस की, तो बहुत सारे वायरस हैं, कम से कम 20 प्रकार के जो है वो इसके भाई बहन जो है वो आज भी प्रेजेंट है। इवन इसी का भाई जो है वो हमारे पास में फ्लू कोज करता है, जो जुकाम वगैरह लगती है ना, वो इसी का भाई है। लेकिन ये जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या था, ये हमारे पास में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करवाता था, तो इसकी वजह से ये ज्यादा डेंजरस था, यानी कि सीधा लंग्स में जाता था और वहां पे उसको डैमेज करता था, सांस लेने में दिक्कत आती थी और धीरे धीरे आदमी जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाके जो है वो एक्सपायर हो जाता था। इसकी वजह से ये डेंजरस होता है। तो ये वन बाय वन करके देखते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में कोविड-19। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होगी, कोविड से को से हो गया हमारे पास में कोरोना, ठीक है, देन VI से हो गया वायरस, D से हो गया डिजीज, एंड 19 हो गया 2019। तो ये इसकी जो है वो हमारे पास में एक्सप्लेनेशन होगा। तो कोविड-19, ठीक है, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस, यानी कि ये जो हमारे पास में कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो हमारे पास में एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि किसकी वजह से होता है, सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से, ये ध्यान रखना, ठीक है। सार्स कोरोना वायरस 2, सार्स हो गया हमारे पास में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अभी आएगा, ठीक है, इसकी वजह से होता है। एंड ए नोवल कोरोना वायरस फर्स्ट इन्फ्लुएंट आइडेंटिफाई इन वुहान, चाइना इन दिसंबर 2019। जो सबसे पहले हमारे पास में नोवल कोरोना वायरस है वो कहां पे देखने को मिला था दोस्तों, वो हमें चाइना के अंदर देखा था, चाइना में जो एक वुहान शहर है वहां पे देखने को मिला था, और ये हमारे पास में दिसंबर 2019 में जो है वो सबसे पहले देखने को मिला था। तो ये हमारे पास में कोरोना वायरस जो है वो वुहान शहर में सबसे पहले चाइना के अंदर देखने को मिला था 2000 दिसंबर 2019 के अंदर। इंडिया के अंदर हमारे पास में जो है वो 2020 के अंदर आया था, और वो भी जनवरी में, आई थिंक एग्जैक्ट डेट 30 जनवरी होगा, वो मैं और देख के आपको जो है वो बता देंगे। एंड इट्स प्राइमरीली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम बट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। हालांकि ये सबसे पहले जो है वो कहाँ अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है, ये बिल्कुल सही भी बात है। फर्स्टली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही एक्ट करता है, बट उसके बाद ये नहीं है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी पे करेगा, ये और भी बहुत सारे ऑर्गन है वहां पे एक्ट करता है, जैसे हेमेटोलॉजी, ठीक है,
हेमेटोलॉजिकली जो है वहां पे भी एक्ट करता है, जिससे हमारे पास में जो है वो धीरे धीरे ब्लड क्लोट होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के अंदर जो है वो हम जो है वो लो मोलिकुलर हिपेरिन जो है वो देते हैं, एंटीकोगुलेंट जो है वो हम देते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी तो जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है, लेकिन बाकी और भी ऑर्गन है जहां पे ये जो है वो एक्ट करता है, जैसे ब्लड वाला हो गया, इन सब चीजों पे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट इन द सेंस कि किसकी वजह से जो है वो हमारे पास में कोरोना जो है वो हो रहा है या कोविड-19 हो रहा है। तो ये जो हमारे पास में जो कोरोना वायरस है वो किसकी वजह से होता है, वो दोस्तों सार्स कोविड 2 करेक्ट उसकी वजह से होता है। ये हो गया हमारे पास में सार्स, दैट इज कॉल्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस 2 की वजह से होता है। जो कोविड-19 है वो हमारे पास में किसकी वजह से होता है, जो कोविड-19 था वो हमारे पास में किसकी वजह से हो रहा था दोस्तों, वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की वजह से होता है। अब ये जो हमारे पास में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम ले लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सार्स कोविड 2 की बात करें, तो ये एक आरएनए वायरस होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोरोना का जो है हमारे पास में कौन सा होता है, तो ये सिंगल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बेसिकली आरएनए वायरस होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है और वो भी कौन सा, पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ऐसे आप देखोगे। ठीक है, कुछ होते हैं नेगेटिव सेंस में आरएनए, देन इस तरीके से -SS, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं लेकिन वो नेगेटिव सेंस में होते हैं। अभी आगे आएगा, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, आगे सारी चीजें जो है वो आने वाली है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में क्या है दोस्तों, आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है एंड पॉजिटिव सेंस में होता है। तो जब भी इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से आपको देखेगा, ये आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड, और उससे पहले आपको जो है पॉजिटिव का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, ये किससे बिलोंग करता है, ये बेक्टो कोरोना वायरस जीन्स, उससे रिलेटेड या उससे जो है वो बिलोंग करता है। कौन सा, बेक्टो कोरोना वायरस जीन से रिलेट करता है। एंड हैज स्पाइक एस प्रोटीन यूज टू इंटर होस्ट सेल्स वाया AC2 रिसेप्टर्स। यानी कि ये जो इसके हैं, ये जैसे कोरोना वायरस है, इसके जो स्पाइक थे, ये जैसे कोरोना वायरस है, ये जो स्पाइक है वो कहां से एंटर होते हैं, वो बेसिकली जो है वो एंटर होते हैं ACE2 रिसेप्टर से। अब ये AC क्या है, आपने देखा होगा, रास मैकेनिज्म आपने पढ़ी थी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, जिसमें AC कहां से सीक्रेट होता है दोस्तों, लंग्स से सीक्रेट होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये हो गया हमारे पास में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो हमारे पास में वहां से उस रिसेप्टर से जो है वो एंट्री करता है। तो ये जो हमारे पास में आरएनए वायरस है, या हम कहें कोरोना वायरस के जो हमारे पास में वायरस है, वो सीधा प्रोटीन जो है वो कहां से एंटर होता है, वो दोस्तों वो हमारे पास में ACE2 रिसेप्टर से जो है वो एंटर होता है। एंड हाई एबिलिटी टू म्यूटेट, ये सबसे इसकी खास बात थी। इसको ठीक करने में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी ना, वो इसकी वजह से आई थी, हाई एबिलिटी टू म्यूटेट। ये बार बार जो है वो अपनी चीजें चेंज कर लेता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, कोजेज इमर्जिंग वेरिएंट बनते थे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, जानी दुश्मन। अब कोई भी आदमी या कोई भी ऐसा मान लो टेररिस्ट हो या कोई भी पर्सन हो, जो बार बार जो है वो अपनी चीजें चेंज कर रहा है, बार बार जो है वो अपने आप की जो है वो शक्ल चेंज कर रहा है, ठिकाने चेंज कर रहा है, तो उसको पकड़ना उतना ही मुश्किल होता है। इसी के कारण इसको मारना उतना ही मुश्किल था। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एजेंट। तो समझ में आ गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे पास में कोविड-19 था वो किसकी वजह से हो रहा था, वो सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से होता है। तो सार्स क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, उसकी वजह से था। अब ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, इतना बड़ा नाम है, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये जो है वो हमारे पास में एक आरएनए वायरस होता है। ठीक है, और पॉजिटिव सेंस में होता है, जो मैंने इस तरीके से आपको जो है वो एक्सप्लेन
कर दिया। देन ये जो है वो हमारे पास में बेक्टो कोरोना वायरस जीन से जो है वो रिलेट करता है या उससे बिलोंग करता है। एंड इसकी जो स्पाइक होती है वो कहाँ पे एंटर होती है, वो हमारे पास में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर वहां से जो है वो एंटर करती है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि ये जो हमारे पास में है कोरोना वायरस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये म्यूटेंट करता है, इसकी वजह से इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं और इसीलिए इसको मारना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो वायरस है वो किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो कोविड-19 स्प्रेड मेनली थ्रू, तो वैसे तो आपको बेसिकली पता ही है कि किसकी वजह से हो रहा था, खांसने छींकने की वजह से हो रहा था। इसलिए हर पर्सन को बोला जा रहा था कि आप जो है वो मास्क लगा के रखो और सोशल डिस्टेंशन बना के रखो। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो बेसिकली 1 से 2 मीटर का होता है। ठीक, तो सबसे मेन चीज था हमारे पास में, ये किसके द्वारा फैलता था दोस्तों, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता था। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मतलब जिसे छींक दिया या खांस दिया तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारे पास में ड्रॉपलेट निकले उसकी वजह से। तो कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, उसके साथ साथ जो हमारे पास में छोटे छोटे जो है वो एयर ड्रॉप निकल रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। एंड ड्रॉपलेट ट्रेवल्स अप टू 1 to 2 मीटर, और ये जो ड्रॉपलेट्स है वो 1 से 2 मीटर के एरिया में जो है वो ट्रेवल करते थे। इसीलिए कहा जाता था कि आप जो है वो मास्क लगा के रखो। तो मास्क लगाएंगे तो जब खांसेंगे, छींकेंगे या बात करेंगे तो जो एयर ड्रॉप है, ठीक है, हवा तो निकल जाएगी लेकिन मेनली जो एयर ड्रॉप है वो नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहते थे यार इस मास्क में से क्या छनेगा, इसमें तो आर पार दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें से वायरस कैसे आएंगे। तो दोस्तों दिखने में और वायरस में जो है वो डिफरेंशिएट है। हालांकि वायरस उससे भी जो हमारे पास में जो N95 मास्क था उससे भी जो है हमारे पास में बाहर नहीं आ रहे थे। नॉर्मल से हमारे पास में क्या कंट्रोल हो रहा था कि जब हम बात करेंगे, खांसेंगे, छींकेंगे तो कम से कम जो एयर ड्रॉप है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर वो ड्रॉप आ भी गई है तो पहले तो हमने यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या कर दिया दोस्तों, मास्क लगा दिया ताकि एयर ड्रॉप ना निकले, और एयर ड्रॉप कभी भी मास्क से बाहर नहीं निकलती। इवन ये भी बोला गया था कि मास्क नहीं हो तो आप अपनी हैंकी को ही अपने मुंह पे बांध लीजिए, तो उससे क्या होता कि जब खांसते छींकते हैं तो एयर ड्रॉप नहीं निकलेगी, हवा निकल जाएगी। मान लो हमारी जो हैंकी है उससे वायरस भी बाहर निकल जाए लेकिन एयर ड्रॉप कभी भी बाहर नहीं निकलती। अब मान के चलिए वो एयर ड्रॉप बाहर भी निकल गई है तो वो ट्रेवल कब करती है, वो 1 से 2 मीटर में करती है। फिर हम सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, दूर दूर खड़े रहे तो उसका तो एरिया खत्म हो गया ना 1 से 2 मीटर का। भाई 1 से 2 मीटर में जो पास में है वही तो उसके चपेट में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो इसीलिए मास्क और सोशल डिस्टेंशन रोज प्रचार किया जाता था, मास्क और सोशल डिस्टेंशन का जो है वो पालन कीजिए। तो पहला जो हमारे पास में ट्रांसमिशन था वो किसके द्वारा था दोस्तों, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा था। नेक्स्ट आता हमारे पास में एरोसोल ट्रांसमिशन। एरोसोल ट्रांसमिशन क्या होता है, एरोसोल मतलब कोई भी पार्टिकल जो हवा के द्वारा फैलते थे। तो फाइन पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंड इन एयर स्पेशली इंडोर्स, ठीक है, जैसे घर के अंदर या कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो पार्टिकल्स जो है वो फैलते रहते थे, वो आ गया हमारे पास में सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड एयरसोल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता हमारे पास में कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे पास में क्या चीज आ गई, कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन आ गया टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस देन फेसेज, ठीक है, आईज, नोज एंड माउथ। इसमें क्या होता है कि जो भी कंटामिनेटेड चीज, जैसे मान लो किसी को कोरोना वायरस हुआ, उसको हमने टच कर लिया, देन उसको टच अगर हम फेस पे करेंगे, नाक पे करेंगे, नोज पे करेंगे तो वो चीज हो सकती थी। इसीलिए ऐसा भी जो है वो इंफॉर्मेशन उस टाइम पे दी गई थी कि अपने हाथों को बेवजह जो है वो अपने नाक, कान, मुंह पे जो है वो ना लगाया जाए। कान नहीं बोल रहा, नाक, आंखों, मुंह पे जो है वो ना लगाया जाए। तो टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस, ठीक है, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस देन फेस, जैसे कोई भी कंटामिनेटेड को आपने टच किया, ठीक है, और उसके बाद में फेस पे, नाक पे, नोज पे, उन पे टच नहीं करना, या उस पे करोगे तो उसके द्वारा ट्रांसमिशन हो सकता था। नेक्स्ट आ गया रेयर रूट। रेयर रूट मतलब वैसे इसके द्वारा नहीं होता लेकिन कभी कभी जो है वो देखने को मिलता था। तो पहला आ गया हमारे पास में वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन रेयर बट पॉसिबल, ये बहुत रेयर है बट पॉसिबल है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, वर्टिकल में हो गया मदर से फीटस की तरफ, ठीक है, मदर से फीटस की तरफ अगर हमारे पास में चीजें हो रही थी वो आ गया हमारे पास में वर्टिकल ट्रांसमिशन। हालांकि रेयर है, बहुत रेयर टू रेयर चांसेस है बट पॉसिबिलिटी तो जो है वो है। नेक्स्ट आता हमारे पास में फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट की बात करें तो वायरस डिटेक्टेड इन स्टूल, ठीक है,
वायरस जो है वो हमारे पास में डिटेक्ट होता है, वायरस जो है हमारे पास में डिटेक्ट होता है और उसको जो है वो देखा जाता है। तो ये हमारे पास में फीको ओरल रूट जैसे हेपेटाइटिस का होता था। हेपेटाइटिस में क्या था, जैसे हम स्टूल वगैरह पास आउट करते हैं, देन बिना अच्छे तरीके से हैंड वॉश किए अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो वहां से चीज हो जाती है, इसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। और इसमें भी वायरस जो है वो डिटेक्ट होता है। स्टूल के अंदर वायरस है तो आपने सही तरीके से उसको कंटामिनेटेड नहीं किया गया है या आपने सही तरीके से हैंड वॉश नहीं किया गया है, देन जैसे आप उस चीज को टच करोगे तो वहां पे चीज हो जाएगी। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो कौन कौन सा था, सबसे मेन था हमारे पास में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। सेकेंड आ गया एयर सोल ट्रांसमिशन। एयर सोल ट्रांसमिशन आपको पता ही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हो वहां पे हो सकते हैं। कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन मतलब कॉन्टेक्ट के माध्यम से आपने पहले कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर लिया, देन उन्हीं हाथों को जो हो वो आपने चेहरे के ऊपर जो हो वो टच कर लिया। एंड रेयर रूट कौन सा हो सकता है, वर्टिकल मदर से फीटस की तरफ मतलब प्लेसेंटा के द्वारा, एंड फीको ओरल रूट, इनके द्वारा भी जो है वो हो सकता है। रेयर चांसेज है लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है। क्या करता है दोस्तों, बॉडी के अंदर जो है हमारे पास में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद क्या करेगा, वहां पे मल्टीफिकेशन करेगा, ठीक है, मल्टीफिकेशन करेगा। तो मल्टीफिकेशन करेगा तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मल्टीफिकेशन करेगा तो फिर ये अपने साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आ गया। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो वो आ गया हमारे पास में कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में जो है वहां पे मल्टीफिकेशन करेगा। मल्टीफिकेशन करेगा तो उस पर्टिकुलर डिजीज के साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम बात करते हैं कोविड-19 की इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लगभग जो है वो 14 दिन होता है। एवरेज देखें तो एवरेज लगभग जो है वो 5 डेज होता है। तो ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से ये हमारे बॉडी में जाके क्या क्या चीजें करता है और किस तरीके से जो है हमारे पास में डिजीज होती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है वायरस एंटर वाया रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। सबसे पहले क्या होता है कि वायरस जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के द्वारा जो है वो एंटर करता है, ठीक है। रे वायरस जो है हमारे पास में रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के द्वारा एंटर करता है। एंड एंटर करने के बाद जैसे वो हमारे पास में लंग्स में गया, वो बाइंड हो जाता है किसके साथ, ACE2 रिसेप्टर्स, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या करता है, रेप्लिकेशन इन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी, जैसे हमारे पास में जो है वो दोस्तों क्या है, ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया है, देन उसके बाद ये जो है वो 2 ब्रोंकाई में बदल गई। ये ब्रोंकाई जो है फिर छोटे छोटे जो है वो ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती है। फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो हमारे पास में और ब्रांचेज में बदल जाते हैं, ठीक है, और नैरो हो जाते हैं। फिर फाइनली जो है हमारे पास में जो है वो एल्वुलाई बनती है, ठीक है, इस तरीके से एल्वुलाई बनती है। तो ये हमारे पास में अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों में जो है वो अटैक करता है, ठीक है। यानी कि ये फिर हमारे पास में रेप्लिकेशन करता है, कहाँ कहाँ करता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करने के बाद में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। हमारे पास में इम्यून रिस्पॉन्स है, क्या क्या, सबसे पहले जो वायरस था वो कहां गया दोस्तों, लंग्स के द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा तो फैलता है। तो ये हमारे पास में सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, कहां पे, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद वो वायरस क्या करता है कि जो ACE2 रिसेप्टर है वहां पे उसके साथ बाइंड हो जाता है, इसके जो स्पाइक है वहां पे जाके बाइंड हो जाएंगे। बाइंड हो जाएंगे तो फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में फिर वहां पे रेप्लिकेशन करेगा, मल्टीफिकेशन करेगा ना, कहां पे, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों में जो है वो हमारे पास में क्या करता है दोस्तों, मल्टीफिकेशन करता है। मल्टीफिकेशन करने के बाद में क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होता है, इम्यूनिटी बनती है, इम्यूनिटी होता है। इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड करने के बाद क्या होता है दोस्तों, साइटोकाइनेज जो है वो रिलीज होगा। समझ में आ गया। साइटोकाइनेज रिलीज होने के बाद ये साइटोकाइनेज क्या करता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन कोज करवाता है।
ठीक है। अब साइटोकाइनेज रिलीज हो गया, साइटोकाइनेज रिलीज हो गया, सीवियर केसेज में क्या होता है, साइटोकाइनेज स्ट्रोम बनता है। स्ट्रोम क्या होता है, एक तरीके से जो हो भूकंप, भूचाल जिसको हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेज स्ट्रोम। तो जैसे हमारे पास में जो है वो अंदर चला गया, मल्टीप्लिकेशन किया, साइटोकाइनेज रिलीज हुआ। साइटोकाइनेज रिलीज थोड़ा थोड़ा होता है, तो फिर उसी प्रोग्रेस के हिसाब से हमारे पास में कोविड-19 या कोरोना जो है वो आगे आगे फैलता है। कई बार क्या होता है, वो साइटोकाइनेज बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेज स्ट्रोम। और ये क्या करता है, वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन होता है, बहुत लंबा चौड़ा जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे लंग डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक, वो साइटोकाइनेज हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो धीरे धीरे लंग जो है वो डैमेज हो जाएंगे। लंग जो डैमेज हो जाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे, और ये जो है हमारे पास में क्या होता है, सडनली तरीके से होता है, एक्यूट तरीके से होता है। तो फिर ARDS की कंडीशन आती है। ARDS क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, ARDS में चला जाता है, क्लाइंट जो है वो सडनली जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो है वो चला जाता है। देन उसके बाद उसके पास मल्टी सिस्टम अफेक्टिव होते हैं। ये सिर्फ वहीं पे लंग्स पे जाके रुक नहीं जाता, ये फिर हार्ट पे भी अटैक करता है, किडनी पे भी अटैक करता है, ब्रेन पे भी अटैक करता है, GI सिस्टम पे भी अटैक करता है, और क्लोटिंग सिस्टम पे भी जो है वो अटैक करता है। तो सिंपली हमारे पास में क्या होता है कि जो भी वायरस है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास में वायरस था, वो सीधा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंट्री भी कहाँ पे की दोस्तों, लंग्स के अंदर की। ठीक है, लंग्स के अंदर की, तो उसके बाद सीधा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स है, वहां पे जाके बाइंड हो गया, जुड़ गया उसके साथ में। जुड़ने के बाद में क्या होता है कि वहां पे जुड़ने के बाद में अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी, वहां पे मल्टीफिकेशन करता है। मल्टीफिकेशन करने के बाद वहां पे क्या करता है, हमारे पास में साइटोकाइनेज जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, साइटोकाइनेज जो है वो रिलीज करेगा। ये साइटोकाइनेज रिलीज क्या करवाता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन कोज करवाता है। ठीक है, और ये इन्फ्लामेशन कोज कराता है, तो फिर ये हमारे पास में ARDS, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करवाता है। फिर हमारे पास में जो है वो मल्टी ऑर्गन को भी जो है वो अफेक्ट करता है। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में जो है वो कोविड-19 की जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्या क्या क्लिनिकल फीचर जो है वो हमारे पास में इसमें होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक। काफी बार देखने को मिलता है कि जो कोविड-19 है वो हमारे पास में एसिम्प्टोमेटिक होता है। समझ में आ गया। कोविड-19 जो है वो हमारे पास में एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, पता ही नहीं चलता है कि कोविड-19 है, नॉर्मली जुकाम है, एक सर्दी है, ऐसे नाक बंद हो गए, कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट आता है हमारे पास में माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो माइल्ड सिम्टम्स में हमारे पास में आ जाता है दैट इज कॉल्ड फीवर, ड्राई कफ, फटिक, शॉर्ट थ्रोट, बॉडी एक, लॉस ऑफ स्मेल जिसको हम बोलते हैं एग्नोस्मिया एंड टेस्ट, ठीक है, एग्नोसिया एंड माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। सबसे पहले जैसे ही हमारे पास में जो है वो कोरोना वायरस एंटर होता है, तो शुरू के साइन सिम्टम्स तो पता ही नहीं चलते, यानी कि जब कोविड स्टार्टिंग होता है या जो वो अपने मल्टीफिकेशन करता है, इंक्यूबेशन पीरियड पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उसके जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम माइल्ड सिम्टम्स में कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, फीवर आना स्टार्ट होता है, हल्का हल्का जो है वो बुखार देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कोविड-19 में ये देखते हैं कि 2 दिन से ज्यादा बुखार या 3 दिन से ज्यादा बुखार था, तो उसको फिर सस्पेक्ट केस में ले लिया गया था। ड्राई कफ हमें देखने को मिलेगा, खांसेंगे तो कोई बलगम वगैरह नहीं आएगा। फटिक हमेशा जो है वो वीकनेस रहेगी। शॉर्ट थ्रोट गले में जो है वो धीरे धीरे दर्द, जब भी हम खाना निगलते हैं, पानी पीते थे तो हमारे पास में दर्द होता था। जिनके भी जो है वो कोरोना हुआ है उनको ये सारी चीजें पता है। बॉडी एक हल्का फुल्का जो बॉडी में दर्द होगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 साइन सिम्टम्स, लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, एनोस्मिया, स्मेल का पता नहीं चलता, अच्छी आ रही है स्मेल या बुरी आ रही है, और न उस खाने के टेस्ट का पता, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों दैट इज कॉल्ड एग्यूशिया। क्लियर है। तो ये काफी मीम्स भी बने थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के भी मीम्स बने थे कि मुझे आज स्मेल नहीं आ रही है, तो देन उसके बाद चलो कोई बात नहीं, आपको टेस्ट भी पता नहीं चलेगा, ये सारी चीजें थी। तो ये आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनोस्मिया एंड एग्यूशिया। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, न टेस्ट का पता चलता कि ये तीखा है या कड़वा है या चटपटा है, उसका पता नहीं चलता, और स्मेल का पता नहीं चलता कि अच्छी स्मेल आ रही है या बुरी स्मेल आ रही है, वो सारी चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, धीरे धीरे जो है वो थोड़ी थोड़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ये हमें माइल्ड सिम्टम्स में देखने को मिलेगी। अब आता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब अगर हमारे पास में कोरोना वायरस ज्यादा अच्छे तरीके से अटैक किया तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट आ गया मॉडरेट सिम्टम्स। मॉडरेट सिम्टम्स जैसे हमारे पास में निमोनिया के साइन सिम्टम्स होते हैं, वो के वो सारे साइन सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। जो जो निमोनिया के साइन सिम्टम्स थे वो सारे के सारे, और उसमें हमारे पास में सेचुरेशन भी अब जो है वो 95 से कम होने लग जाएगा। तो सेचुरेशन लगभग जो है वो 90 टू 94 रहने लग जाएगा। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल सेचुरेशन हमारे पास में बात करें तो वो आता है अबव, ठीक है, मोर देन, ये लो अबव, सॉरी, अबव 96% ये हमारे पास में 96% से ऊपर अगर हमारे पास में SpO2 है तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। 95 से कम आ जाता है तो वो एबनॉर्मल है, और उसमें हमारे पास में सेचुरेशन जो है हमारे पास में धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और जो भी हमारे पास में निमोनिया के साइन है, जैसे रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जितने भी निमोनिया के सिम्टम्स है ना, फीवर वगैरह, नाइट फीवर वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है सीवियर सिम्टम्स, ठीक। अगर हमें लगता है कि अब कोरोना जो है वो सीवियर कंडीशन में, तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज दैट इज कॉल्ड टेकीपीनिया हमें देखने को मिलेगा। टेकीपीनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वो लगभग कितनी हो जाएगी दोस्तों, मोर देन 30 पर मिनट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टेकीपीनिया, ठीक है। तो टेकीपीनिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें SpO2। जो SpO2 हमारे पास में नॉर्मल जो है वो अबाउ 96% होना चाहिए, वो धीरे धीरे मॉडरेट में 90 टू 94 आ जाता है, और बाकी सीवियर कंडीशन में लेस देन 90% आता है। और 90% से अगर हमारे पास में कम आ रहा है तो इमीडिएटली हमें जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई देनी होती है, इमीडिएटली हमें जो है वो ऑक्सीजन देना होता है। देन सीवियर निमोनिया की कंडीशन हो जाएगी। कंफ्यूजन एंड चेस्ट पेन, ये दोनों चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। सीवियर से भी नेक्स्ट आगे क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास में क्लाइंट किस कंडीशन में आएगा, ARDS कंडीशन में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उस कंडीशन में आ जाएगा। एंड सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक में चला जाएगा। क्लाइंट जो है वो सेप्सिस या सेप्टिक शॉक में चला जाएगा। एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड थ्रोम्बोसिस, यानी कि ऐसे हमारे पास में जैसे आर्टरी वगैरह है तो उसमें बीच बीच में जो है वो हमें क्लोट देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में दोस्तों इसके साइन सिम्टम्स थे, क्लिनिकल फीचर्स थे। एसिम्टोमेटिक भी होता है थोड़ा सा, अगर माइल्ड सिम्टम्स में हमारे पास में ये सारी चीजें, मॉडरेट में हमारे पास में निमोनिया लाइक एंड SpO2 90 टू 94%। ध्यान रखना एग्जाम में इनके जो सिम्टम्स है ये भी पूछेगी कि मॉडरेट में हमारे पास में SpO2 लेवल कितना रह जाता है, सीवियर में हमारे पास में SpO2 लेवल जो है वो कितना रह जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछे गए। क्रिटिकल में आपको पता है थ्रोम्बोसिस कंडीशन भी आ जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाएगा, ARDS कंडीशन भी हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास में क्रिटिकल कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। ऑफ कोर्स अगर आपने कोविड को जो है वो ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में एक तो पहली चीज ये आ गई हमारे पास में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन ये सीधा जो है वो कहाँ पे जाके एक्ट करेगा हमारे पास में दोस्तों, हार्ट पे। और हार्ट में जो मिडल लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, वहां पे इंफ्लामेशन कोज करेगा। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन इन मायोकार्डियल लेयर, मायोकार्डियल लेयर, ठीक है। मायोकार्डियल लेयर में जो है वो इंफ्लामेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रोक एंड ब्लड क्लोट। ऑफ कोर्स आपको पता है ब्लड वेसल्स में जो है हमारे पास में जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें धीरे धीरे जो है वो क्लोट बन जाएंगे। वो क्लोट सीधा ब्रेन में जाके जो है वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, CVA, या जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रोक देखने को मिलेगा या ब्लड क्लोट। नेक्स्ट किडनी इंजरी, ऑफ कोर्स अगर थ्रोम्बोसिस है तो किडनी इंजरी देखने को मिलेगा। लॉन्ग कोविड मतलब वही कोविड वाली कंडीशन जो हो लंबे समय तक रहेगी। एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, धीरे धीरे इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, वो सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
मायोकार्डिटाइटिस हो जाएगा, स्ट्रोक एंड ब्लड क्लॉट हो जाएगा, किडनी इंजरी हो जाएगा, लॉन्ग कोविड हो जाएगा और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस, कैसे जो है वो हम पता लगाएंगे कि इसको जो है वो कोविड है। तो बेसिकली आपको ने जो है वो देखा भी होगा कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो कोविड-19 है। तो सबसे मेन चीज आती है आरटी-पीसीआर करवाते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट था, ठीक है। सबसे मेन चीज थी, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कोविड-19। तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कोविड-19 का हमारे पास में क्या है दोस्तों, आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर आपको पता ही है, ये होता हमारे पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो आरटी-पीसीआर जो है वो करवाते हैं। आरटी-पीसीआर की जो है वो एग्जाम में फुल फॉर्म भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ये हमारे पास में किसका दोस्तों, कोरोना का। इसमें के अंदर क्या करते हैं, डिटेक्ट वायरल आरएनए। इसमें हम जो है वो वायरल आरएनए जो है वो डिटेक्ट करते हैं और ये आपको पता है कि कोविड-19 जो है हमारे पास में एक आरएनए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको बताइए इस तरीके से जो एक स्ट्रिप आती थी जिसके अंदर जो है हमारे पास में जो नेजल स्प्रे वाला है वो उसमें जो है हम करते थे वो सारी चीजें। इसमें हम स्क्रीनिंग करते थे। स्क्रीनिंग मतलब हमारे पास में कि कौन कोविड-19 से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा, वो स्क्रीनिंग की जाती थी। तो ये होगा हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट, जो सबसे मेन चीज है। ये हमारे पास में जो आरटी-पीसीआर है वो सबसे टॉप मोस्ट है। नेक्स्ट और हम क्या क्या करते थे, तो ब्लड जो है वो टेस्ट करवाते थे। अब ब्लड टेस्ट में हमारे पास में क्या क्या चीजें करवाते थे इसको हम ले लेते थे। तो ब्लड टेस्ट में हमारे पास में सीबीसी काउंट करवाते थे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट की अगर बात करें तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता था, इसमें हमें जो हो वो हमें लिम्फोपेनिया कॉमन देखने को मिलता था, जो लिम्फोसाइट्स थी। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम आरबीसी भी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी भी देखते हैं, प्लेटलेट भी देखते हैं, हीमोग्लोबिन भी देखते हैं, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएच, वो सारी चीजें देखते हैं, वो सारी चीजें। तो इसमें हम बेसिकली डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में हमें जो है वो लिम्फोपीनिया क्या है, डिक्रीज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो हमें लिम्फोसाइट्स है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। आपको पता है डब्ल्यूबीसी के अंदर जो हमारे पास में दो कैटेगरी है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है हमारे पास में एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आती है, ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे पास में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आती है। तो जो लिम्फोसाइट्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोल देंगे लिम्फोपीनिया। तो लिम्फोसाइट जो है हमें देखने को डिक्रीज देखने को मिलती है। देन उसके बाद सीआरपी देखेंगे, ईएसआर देखेंगे। तो सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। सीआरपी क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, वो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। एंड ईएसआर इरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन रेट, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, ये दोनों के दोनों इंक्रीज मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये हम सीबीसी करवाते हैं जिसके अंदर हमें जो है वो लिम्फोफोनिया जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। सीआरपी ईएसआर की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद डी डाइमर की बात कर लेते हैं, ठीक है। डी डाइमर जो है वो आपको पता है क्यों किया जाता है। डी डाइमर जो है हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड जो भी होते हैं उनको हम देखने के लिए किया जाता है। तो डी डाइमर की हम बात करें तो डी डाइमर आपको पता है दोस्तों, हमारे पास में नॉर्मल अगर हम वैल्यू की बात करते हैं डी डाइमर की, तो ये होता है हमारे पास में 500 नैनोग्राम पर ml, या इसको हम कह सकते हैं 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल डी डाइमर की जो है वो रेट होती है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बेसिकली जो है वो यही पूछा जाता है। तो ये होता है हमारे पास में 15 नैनोग्राम पर ml जो है वो डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यू जो है वो याद रखना, इससे अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, डी डाइमर जो हो बढ़ा हुआ मिलता है। अगर हमारे पास में डी डाइमर की वैल्यू जो हो हमारे पास में डी डाइमर की वैल्यू जो हो हमारे पास में मोर देन 500 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाती है,
तो उसका रिस्क क्या हो जाता है कि ब्लड जो है वो क्लोट होने लग जाता है, ब्लड जो है वो क्लोट होने लग जाता है, और वो ब्लड क्लोट कहाँ होने लग जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही होने लग जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ये ब्लड क्लोट होने लग जाता है। तो डी डाइमर अगर हम करवाएंगे तो वो भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। देन फेरेटिन का अगर हम बात करें तो वो भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, और इंटरल्यूकिन 6, ठीक है, वो भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो सारी चीज जो है हमारे पास में, एक अच्छी चीज यही है कि सारी चीज जो है हमारे पास में जो है वो इंक्रीज मिलेगी। एक और सिर्फ जो लिम्फोसाइट्स है वो हमारे पास में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास में दोस्तों इंक्रीज मिलेगी, सॉरी मतलब डिक्रीज मिलेगी, बाकी सारी चीजें जो है हमारे पास में इंक्रीज मिलेगी। तो ये चीजें हो गए हमारे पास में, हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये चीजें इन हो गया ब्लड टेस्ट। देन उसके बाद हम इमेजिंग करवाएंगे। आपने देखा होगा कि तुरंत जो हम क्या कराते थे, सीटी स्कैन करवाते थे और उसके बाद स्कोर देखते थे। ठीक है, टोटल स्कोर 25 होता था, तो उसमें काउंट करते थे कि 12 से कम होता है तो नहीं है, देन उसके बाद ज्यादा है तो वो सारी चीजें। इमेजिंग में हम क्या कराते हैं दोस्तों, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में बायलेटरल इनफिल्ट्रेशन देखते हैं कि दोनों साइड में किस तरीके से कहाँ पे इनफिल्ट्रेशन है या नहीं है। देन HRCT, ठीक है, HRCT करवाते हैं। ठीक है, HRCT क्या होता है दोस्तों, एक होता है सीटी, एक होता है HRCT। ठीक है, तो सीटी भी दो तरीके की, एक होता है हमारे पास में HRCT और एक होता है हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट CRCT, ये भी होते हैं। ठीक है, HRCT भी कह सकते हैं, या फिर हमारे पास में जो है वो CECT। ठीक है, तो ये होता है। तो सीटी तो आपको पता ही है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, या आपने देखी हुई होगी, और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम जो है वो सीटी को जो है वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही हम सीटी और एमआरआई की दोनों की क्लास लेके आएंगे। तो HRCT में क्या होता है, हाई रेजोनेंस, ठीक है, हाई रेजोनेंस रेजोनिंग, हाई रेजोनिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये होता है HRCT। और CECT क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इमल्जेंस सीटी स्कैन। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रास्ट देके सीटी स्कैन हम करवाते हैं, इसको बोलते हैं CCT, और हाई रेजोनेंस देके करवाते हैं उसको बोलते हैं हमारे पास में HRCT। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैसे कॉन्ट्रास्ट वाली नहीं करते हैं, HRCT करते हैं। एक नॉन कॉन्ट्रास्ट वाली होती है, जो प्लेन सीटी होती है वो नॉन कॉन्ट्रास्ट होती है, जो सिंपल है वो नॉन कॉन्ट्रास्ट बोल दो या सिंपल सीटी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हमें कॉन्ट्रास्ट देखे, कॉन्ट्रास्ट तो आपको बताइए, कॉन्ट्रास्ट देके सीटी स्कैन करते हैं ताकि हमें कोई भी चीज अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाए, तो इसको तो हम बोलते हैं CCT। और हाई रेजोनेंस के द्वारा करते हैं उसको बोलते हैं HRCT। तो HRCT टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज देखने को मिलेगी एंड क्रेजी पेविंग पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज क्या है, क्रेजी पेविंग पैटर्न क्या है, ये हम जो है वो HRCT जिस दिन पढ़ेंगे उसी दिन जो है वो सारी चीजें कर लेंगे। मोटा मोटी में बता देता हूँ कि जो हमारे पास में जो अलग अलग स्लाइड्स आती है उसमें हम देखते हैं कि कितनी ओपेसिटी इंक्रीज लेवल में जा रही है या डिक्रीज लेवल में जा रही है, वो सारी चीजें। तो ये हो गया हमारे पास में इमेजिंग। क्लियर है, तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट करवाया। लेबोरेटरी टेस्ट में RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करें तो उसमें हमें CBC, CRP, डी डाइमर, फेरेटिन, इंटरल्यूकिन 6, ये सारी चीजें देखते हैं। देन इमेजिंग की बात करें तो उसमें हम जो है वो चेस्ट एक्सरे और HRCT जो है वो देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो ये बड़ी फनी चीज है, आप लोगों ने भी फेस की है, हमने भी फेस की है, कि शुरू शुरू में जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता था। फिर धीरे धीरे इसके बारे में रिसर्च हुई, तो पहले पैरासीटामोल वगैरह, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती थी। देन उसके बाद आगे चीज़ें इंक्रीज हुई, उसके बाद स्टेरॉइड यूज़ किया गया, लो मोलिकुलर हेपेरिन यूज़ किया गया, इवाबेडिन यूज़ किया गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो हो देखते, क्योंकि ये डिजीज सबके लिए नहीं थी। ठीक है, तो जैसी भी जो भी रिसर्च मिल रहा था उसी के हिसाब से जो है वो चीज़ की जाती थी। ठीक है, क्लोरोक्विन भी दी जाती थी बीच बीच में, ठीक, वो सारी चीज़ें प्रोफाइलेक्सिस के रूप में, ताकि हार्ट पे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। और जिन बच्चों ने हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है उनको इस ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो हो फेमिलियर होंगे, कि इस तरीके से हमने जो हो शुरुआत की। वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो तो हमने शुरू शुरू में जिसने डॉक्टर ने बताया कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है उसको दे दिया, देन कहा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है वो मेडिसिन देना चालू कर दी, किसी ने कहा ये ज़्यादा इफेक्टिव है वो देना चालू कर दिया। लेकिन अब जब सारी चीज़ सामने आ गई है तो हम पढ़ते हैं कि माइल्ड केसेज होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो माइल्ड केसेज है, किसी को लगता है कि कोरोना है
और माइल्ड केस ही है, नॉर्मल इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि माइल्ड केस में क्या क्या चीज़ें होती है, तो सिंपली फीवर वगैरह वो सारी चीज़ होती है, SpO2 मेंटेन होता है, वो सारी चीज़ें। तो माइल्ड केसेज में हम क्या करते हैं, माइल्ड केसेज में सबसे पहली चीज़ होती है होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन मतलब क्लाइंट को जो है वो घर पे ही रखा जाता है, बट उसको बाकी फैमिली मेंबर से जो है वो अलग रखा जाता है ताकि स्प्रेड ना हो। तो माइल्ड केसेज में हम क्या देते हैं दोस्तों, पैरासीटामोल दिया जाता है, एडुकेट हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन फ्लूइड वगैरह दिया जाता है, स्टीम इनहेलेशन जो कि सब कहते थे भाप लो भाप लो भाप लो, बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि भाप की जगह हाप लेते थे लोग बाग, ठीक है, तो वो भी सारी चीजें चली थी। तो स्टीम इनहेलेशन भी देते थे, एडुकेट हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, काढ़ा पीना, लोगों ने काढ़ा पी पी के हमारी हीसोफेगस को जो है वो हेबिचुअल कर दिया था। तो ये सारी चीजें, पैरासीटामोल देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए। बाकी विटामिन सी, ऐसी कंडीशन आ गई थी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई थी, नींबू जो है वो 200-250 रुपए किलो पहुंच गया था अगर आपको याद हो तो विटामिन सी दिया जाता है, जिंक दिया जाता था, वो ऑप्शनल था, एंड कंटिन्यूअस SpO2 मॉनिटरिंग की जाती थी। तो वो हमारे पास में जो पल्स ऑक्सीमीटर था वो हमेशा लगा के ही रखा जाता था। तो माइल्ड केस में हमारे पास में ये चीजें करते हैं, क्या क्या करते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, देन उसके बाद एडुकेट हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर जो है वो फ्लूइड सप्लाई दी जाती है, स्टीम इनहेलेशन बार बार जो है वो हम भाप लेते थे, विटामिन सी एंड जिंक दिया जाता था, और हमेशा जो है वो SpO2 को जो है वो मॉनिटर किया था। ये हम करते थे माइल्ड केस में, और क्लाइंट को होम आइसोलेशन में रखते थे, एक घर में एक कमरा अलग से उसको दे दिया है, उसी कमरे में उसका जो है वो सारा काम दाम होता था, काम दाम इन द सेंस कि जो भी चीजें उसको जो है वो करनी है सेपरेट ही जो है वो करता था। नेक्स्ट आया था हमारे पास में मॉडरेट केसेज में हम क्या करते हैं, मॉडरेट केसेज मतलब उससे ज्यादा अगर सीवियर केस होगा तो हम क्या करते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्यों, क्योंकि मॉडरेट केस में हमारे पास में SpO2 लेवल कितना हो जाता है दोस्तों, 94 से कम हो जाता था। SpO2 लेवल जो है हमारे पास में कितना 94 से कम हो जाता था, ये अप्रोक्सीमेटली 90 to 94% में जो है वो हमारे पास में चलता था। तो ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन थेरेपी। देन उसके में नेक्स्ट हम क्या करते थे, स्टेरॉइड्स देते थे। स्टेरॉइड में हम क्या देते थे दोस्तों, डेक्सामेथाजोन, ठीक है, डेक्सा हम देते थे 8 mg 4 mg अकॉर्डिंग टू सीजन। एंटी कोगुलेंट देते थे इफ नीडेड। अब एंटी कोगुलेंट में हमारे पास में लो मोलिकुलर हिपेरिन जो है वो दिया जाता था। तो आपने देखा होगा जो एनाक्सोपरिन था, एनाक्सोपेरिन जो था वो दिया जाता था, वो हमारे पास में जो है वो, वैसे तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास में 2 ml का जो है वो दिया जाता है, सब क्यूटेनियस जो है वो दिया जाता है, एनॉक्सिप्रिन दिया जाता है। और एंटीबायोटिक दी जाती थी, एंटीबायोटिक इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, एंटीबायोटिक तभी दिया जाता था जब हमें लगता था कि हाँ इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसमें हमारे पास में जो है वो ये चीजें करते थे। तो क्या क्या चीजें थी, ऑक्सीजन थेरेपी हम करते थे, देन उसके बाद स्टेरॉइड थेरेपी हम देते थे जिसमें हम डेक्सामेथाजोन देते हैं, एंटीकोगुलेंट के रूप में हमारे पास में LMH लो मोलिकुलर हिपेरिन, लो मोलिकुलर हिपेरिन जो है वो हम देते थे, ठीक है। देन उसके बाद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तभी दी जाती थी जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सस्पेक्टेड था, जिसमें हमारे पास में जैसे एजिथ्रोमाइसिन जो है वो दी जाती थी। तो ये मॉडरेट केस में दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में सीवियर केसेज की, यानी कि अगर क्रिटिकल केसेज है या सीवियर केसेज है तो हम क्या करेंगे, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो दी जाती थी, ठीक है, वेंटिलेटर के द्वारा दो या फिर बाईपेप के द्वारा, सीपेप के द्वारा दो, हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो दी जाती थी। एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, क्लाइंट को जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लिया जाता। आपको पता ही है कि वेंटिलेटर जो है वो कम पड़ गए थे, बड़े बड़े अप्रोच से जो है वेंटिलेटर नहीं मिलते थे, IV स्टेरॉइड दिया जाता था, ठीक है, वही जैसे हमारे पास में हाइड्रोकोर्टिसोन है या डेक्सामेथाजोन है तो वो IV दिया जाता था। एंड उसके बाद हमारे पास में टोक्लिजुम, ठीक है, ये हमारे पास में इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर था जो कि सेलेक्टेड केसेज में दिया जाता, हर में नहीं देते थे। एंटीकोगुलेंट के रूप में वही हमारे पास में लो मोलिकुलर हिपेरिन देते हैं, एंड ICU केयर के अंदर जो है उसको रखा जाता था। तो ये हमारे पास में चीजें दी जाती थी किसके अंदर दोस्तों, क्रिटिकल केसेज के अंदर। क्या क्या चीजें, हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क, मैकेनिकल वेंटिलेशन, IV स्टेरॉइड्स, देन टोक्लिजुम, देन एंटीकोगुलेंट्स एंड ICU केयर जो है वो दी जाती है। एंड एंटीवायरल के रूप में रेमडेसिविर, इसको कौन भूल सकता है, ठीक है, रेमडेसिविर जो लाखों में बिकता था, ठीक है, तो वो रेमडेसिविर जो हमारे पास में कमी पड़ जाती थी, इसके फेक चीजें चलती थी, तो रेमडेसिविर, और ये हमारे पास में फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट विथ मॉडरेट टू सीवियर केसेस,
हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट था उनमें रेमडेसिविर जो है वो हम दिया जाता था, तो ये एंटीवायरल के रूप में जो है वो देते थे। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट हमने लिया। माइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, माइल्ड के अंदर आइसोलेशन में रखते हैं, बाकी फीवर वगैरह और हाइड्रेशन इन सबको मेंटेन करते हैं। मॉडरेट के अंदर क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली है, और सीवियर के अंदर हम क्या करते हैं, वो सारी चीज देख ली। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कैसे जो है वो हम कोविड-19 से बच सकते हैं या बचा था उस टाइम पे। तो दोस्तों कोविड-19 से बचने के लिए जो हमारे पास में सबसे पहले वैक्सीनेशन, हालांकि उस टाइम पे आज भी ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हालांकि मैंने वैक्सीन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, कोविशील्ड कोवैक्सीन क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। मैं क्योंकि आजकल अगर मैं ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सही था, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी का सपोर्टर है। अगर मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन गलत था, तो कहेगा कि ये तो कांग्रेस ही है। तो ये बहुत पॉलिटिकल इश्यू बन गया। मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एग्जैक्ट जो था मैकेनिज्म वो मैंने वहाँ पे जो है वो कोरोना की वैक्सीन ऑफ कोरोना इस नाम से जो है मैंने यूट्यूब पे बहुत शायद करीबन साल भर पहले जो है मैंने वीडियो बनाई थी, साल या 1.5 साल हो गए होंगे, आई डोंट नो। तो उस पे आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई थी कि इसके क्या तो इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन क्या करते हैं, रिड्यूस सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ को जो है वो रिड्यूस करते हैं। एंड मेनी वैक्सीन प्लेटफॉर्म एमआरएनए वायरल वेक्टर्स एंड इनएक्टिवेटेड प्रोटीन सब यूनिट के बने थे, जिसमें कोविशील्ड था, कोविड था, स्पुतनिक था, बहुत सारे वैक्सीन थे, वो उन सब के बारे में मैंने बताया था। बिहेवियर मेजर्स में हम क्या क्या चीजें जो है वो करेंगे जिससे हमें कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। तो मास्किंग, ऑफ कोर्स सभी लोग मास्क लगा के रहेंगे, तो आपको पता ही है उस टाइम बहुत सारी चीजें चली थी। मास्क लगा के रखना है, ज्यादा लोगों को जो है वो आगे नहीं आने देना है, देन पुलिस प्रोटेक्शन था, वो सारी चीज थी। तो सबसे पहले बिहेवियर मेजर्स, उसमें हम जो है वो मास्किंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में हम अच्छे तरीके से हाथों को जो है बार बार धोते हैं, ताकि कोई भी इंफेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड ना हो जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, आज भी आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर वो घेरे बनाए हुए दिख जाएंगे, या जो किराने की दुकान है वहां पे वो घेरे बनाए हुए दिख जाएंगे। तो मास्किंग, हैंड वॉशिंग, फिजिकल डिस्टेंशन एंड गुड वेंटिलेशन, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन में रखा था। एंड अवॉइडिंग क्राउड्स को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देते। ये चीज आपको पता ही थी कि कहाँ पे भी 20 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते, ये सारी चीजें, वो सब चीजें जो है वो की जाती थी। तो ये बिहेवियर मेजर्स थे जिसके द्वारा हम जो है वो कोरोना वायरस से जो है वो बच सकते हैं। मास्क लगा के, हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो के, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके, गुड वेंटिलेशन करके एंड अवॉइडिंग क्राउड्स करके, बाकी वैक्सीनेशन करके, ताकि वो वायरल लोड को जो है वो कम कर सके। अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास में कोरोना वायरस है, ये इसमें म्यूटेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, बार बार जो है वो म्यूटेंट करता रहता है। तो इसके अंदर इसके बहुत सारे वेरिएंट जो है वो देखने को मिलते हैं। जब कोरोना था तब इसके अलग अलग वेरिएंट आते थे, अल्फा आया था, देन ओमिक्रॉन आया था जो कि इससे ज्यादा डेंजरस था, और बहुत सारे लोग इस चीज से जो है वो भयभीत थे, हम भी भयभीत थे कि यार यही इतना है तो ये इससे ज्यादा क्या होता है। मीम्स भी बनाए गए थे कि चाइना वालों ने पहले जो है वो कोरोना बनाया था, तो जिस तरीके से मोबाइल बनाते हैं मैक्स प्रो मैक्स ये वो इस तरीके से, तो अब नया वर्जन बना रहे हैं। तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे वेरिएंट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, सब वेरिएंट ये सारे थे। एंड दीज डिफरेंस ट्रांसमिबिलिटी, इम्यून एस्केप एंड डिजीज यूएटी। अब इनकी सबसे खास बात क्या थी, हालांकि ये म्यूटेशन करते हैं, ठीक है, म्यूटेशन बार बार चेंज करते हैं, लेकिन म्यूटेशन के साथ साथ जो हो इनकी बाकी चीजें भी चेंज हो जाती थी, यानी इसके ट्रांसमिशन की चीजें भी चेंज हो जाती थी, इम्यून रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता था, और डिजीज सीवियरिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे ये ओमिक्रॉन था, ये हमारे पास में जो कोविड-19 था, या हम कहें सार्स कोविड-2 वायरस था, उससे बहुत ज्यादा डेंजरस था। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि इसके इतने सारे वेरिएंट हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें भी सबसे मेन चीज जो है हमारे पास में ये था, जो हमें यहाँ पे नोट करने वाली चीज थी, कि जैसे चेंज हो जाते थे तो उसके ट्रांसफर मोड ऑफ ट्रांसमिशन था वो चेंज हो जाता था। जैसे बाकी रेस्पिरेटरी के थे तो ये हैंड सेकिंग से, विकल बोन से हो जाते थे। इम्यून एस्केप, ठीक है, कोविड-19 में हमारी इम्यूनिटी अच्छी खासी बन गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन पे नहीं बनी थी, तो इम्यून एस्केप था। एंड डिजीज सीवियरिटी, ये सारी चीजें जो है वो
अलग अलग थी। तो ये वेरिएंट थे इसके। अब बात करते हैं हमारे पास में सोशल पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो कौन कौन चीज़ें इफेक्टेड थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको भी ध्यान रखना था कि बूढ़े लोगों को, बच्चों को इन सब चीज़ों से ज़्यादा खतरा था। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में हाई रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज, ठीक। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज है, वो सारी चीज़ें। एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन इज रेयर। हालांकि वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो कोविड-19 का होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है? मदर से फीटस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाना थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि मदर टू फीटस, बच्चे के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्टिकल। और किसके द्वारा दोस्तों? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन जाना, हालांकि ये बहुत रेयर था। नेक्स्ट आता हमारे पास में चिल्ड्रन की बात करें तो यूजुअली माइल्ड सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, बट मे डेवलप MIS। MIS क्या है? मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस। ध्यान रखना, MIS है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, जो कि बच्चों के अंदर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि बच्चों के अंदर ये अफेक्ट कर रहा था, तो वहां पे बहुत सारे सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर रहा था। एंड एल्डरली, सबसे ज्यादा एल्डरली एंड कोमोर्बिडिटी मतलब बूढ़ा भी है और अगर उसको कोई और डिजीज है तो उसमें कोरोना वायरस सबसे ज्यादा जो है वो आतंक फैलाया है। ये चीज आपने देखी होगी कि जो पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा था या जो हार्ट रिलेटेड डिजीज से सफर कर रहा था, वो तो बेचारा बच ही नहीं पाया। ये चीज मोस्टली देखी गई है। तो एल्डरली है, उम्र में अगर ज्यादा है, और अगर उसको कोई भी और डिजीज है तो उसमें ये बहुत ज्यादा आतंक मचाया था। जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा था, कोई इम्यूनो कंप्रेस्ड डिजीज से सफ़र कर रहा था, तो उसके अंदर हाई सीवियरिटी एंड मोर्टेलिटी जो है वो हमें देखने को मिली थी। कोई भी पर्सन बूढ़ा है और साथ के साथ में उसको ये बीमारियां थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर एंड इम्यूनो कंप्रेस्ड इम्यूनिटी अगर उसकी डिक्रीज थी, तो ये जो हमारे पास में कोविड-19 थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन गया था। ठीक है, पूरा इसने जो है वो आतंक फैलाया था, डेंजर बन गया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी जो है वो कर देता था। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में लॉन्ग कोविड किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक कॉम्प्लिकेशन आया था थोड़ी देर पहले कि लॉन्ग कोविड, कोविड का कॉम्प्लिकेशन क्या था? लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड क्या होता है? अगर कोविड के साइन सिम्टम्स हमारे पास में मोर देन 12 वीक तक रहते हैं। मोर देन 12 वीक का मतलब समझ गए आप? 3 मंथ्स। ठीक है, अगर यही जुकाम वाले सिम्टम्स या जो कोविड वाले सिम्टम्स अगर हमारे पास में 3 महीने से भी ज्यादा में रहते हैं, सिम्टम्स लास्टिंग 12 वीक्स, अगर उससे भी ज्यादा रहते हैं, तो उसमें हमारे पास में क्या क्या चीजें होती है? फटीग रहेगा, डिस्निया रहेगा, ब्रेन फोग। ब्रेन फोग का मतलब क्या होता है? ब्रेन फोग हो गया क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चीजें मतलब आदमी डिसओरिएंटेड रहेगा। उसमें हमें जो है वो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और जॉइंट पेन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फटाफट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इजी है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? तो दोस्तों आप सब लोगों ने कोरोना के अंदर ड्यूटी की थी, तो पहला था हमारे पास में असेसमेंट, और असेसमेंट में हम सबसे पहले देख रहे थे रेस्पिरेटरी और SpO2। इन दोनों के तो हम पीछे ही पड़ गए थे। तो सबसे पहले मॉनिटर वाइटल्स, जिसमें हम रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट और SpO2, यहाँ पे भी BP का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में ये सारी चीजें ही जो है वो हमने देखी थी। देन उसके बाद नेक्स्ट था असेस फॉर ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस कैसा है उसको हम जो है वो असेस करे थे, किस तरीके से जो हमारे पास में ब्रेथलेसनेस है। एंड वॉच फॉर वर्सिंग साइन, दैट इज कॉल्ड साइनोसिस कंफ्यूजन। ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक, ये इन सब चीजों को हम असेस करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है मॉनिटर ऑक्सीजन थेरेपी एज ऑर्डर। जो भी डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो ऑर्डर किया गया था, उस हिसाब से उसको जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती थी। एंड एनकरेज प्रोन पोजिशन, क्लाइंट को जो है प्रोन पोजीशन में रखा जाता था। अब आप कहोगे सर प्रोन पोजीशन में, बिल्कुल रेस्पिरेटरी की जो आइडल पोजीशन होती है ना वो दोस्तों प्रोन पोजीशन होती है। ध्यान रखना, पोस्ट एनेस्थेटिया की भी जो पोजीशन होती है वो प्रोन पोजीशन होती है, उल्टा लेटा देना। उसमें हमारे पास में लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे पास में हाई फाइब्रोर पोजीशन आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो है वो फ्लूइड दिया जाता था, प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता था। देन इन्फेक्शन कंट्रोल, PPE एंड हैंड वॉशिंग जो है वो की जाती थी। इन्फेक्शन कंट्रोल, PPE एंड हैंड वॉशिंग जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं इस चीज पे मैं बताना चाहूंगा
कि जब हमारे पास में फर्स्ट फेज आई थी, सेकंड फेज आई थी, उस टाइम पे हमारे पास में क्लाइंट या जो हमारे पास में कोविड से रिलेटेड जो सफ़र कर रहे थे पेशेंट, वो सबसे ज़्यादा एक्सपायर किए थे। जो हमारे पास में थर्ड स्टेज थी, उस टाइम पे अटेंडर अलाउ कर दिए थे। पहले अटेंडर अलाउ नहीं था, सिर्फ स्टाफ ही उसको जाके देख सकता था, तो उस टाइम पे मोर्टिलिटी रेट हमारे पास में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही अटेंडर जो है वो अलाउ हुए, उसके बाद हमारे पास में मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम होने लगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये हमारे पास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोविड 19 था तो उस टाइम पे जरूरी था, हालांकि आज इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत था। कोविड के नाम से लोग बाग को वो हार्ट अटैक आ जाते थे। देन एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, फैमिली मेंबर और उसके पेशेंट खुद को जो है वो एजुकेट करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, मेडिकेशन चार्ट देखते हैं, प्रोग्रेस नोट देखते हैं। ऑक्सीजन लेवल क्या है, कितने लीटर पे है, कितने लीटर पे कितना जो है वो SpO2 मेंटेन कर रहा है, वो सारी चीज़ें। मेडिकेशन चार्ट कौन कौन सी मेडिकेशन दी है, वो चीज़ सारी चीज़ें, और प्रोग्रेस कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें। अब फटाफट जो है वो हम इस इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 दोनों को जो है वो हम डिफरेंशिएट देखते हैं। जो इन्फ्लुएंजा है फ्लू वायरस है, हालांकि इसका जो जीन्स है वो सेम ही होता है वायरस का, लेकिन फिर भी फ्लू में और कोविड-19 में क्या डिफरेंशिएट है उसको हम ले लेते हैं। तो पहले वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है दोस्तों, सार्स कोरोना वायरस 2। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 होता है। जबकि इन्फ्लुएंजा का जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए एंड बी। जीनोम की बात करें तो इसमें आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव में होता है, जो मैंने आपको वहां पे बताया था, बताया नहीं बताया था, ये देखो। जब हमने इसकी जो है वो स्ट्रक्चर देखी थी तो मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे जो है वो आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। कहाँ चला गया, बहुत पढ़ लिया रे अपन ने तो। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बार बार कहा था कि इस तरीके से आरएनए एसएस पॉजिटिव, आरएनए एसएस, तो ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड बट पॉजिटिव इम्पैक्ट में। तो ये जो हमारे पास में कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड में हमारे पास में जो है वो दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट में होता है। जबकि जो हमारे पास में इन्फ्लुएंजा का होता है वो भी आरएनए वायरस ही होता है, वो हमारे पास में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट वो नेगेटिव इम्पैक्ट में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है, 2 टू 14 डेज, एवरेज 5 डेज होता है, और इसका 1 टू 4 डेज होता है, एवरेज जो है वो 2 डेज होता है। ऑनसेट की बात करें तो ये ग्रेजुअली होता है, ये सडनली होता है, एक दिन के अंदर ही हो जाता है। इन्फ्लुएंजा तो 2 घंटे के अंदर ही हो जाता है, इतना सडनली होता है। कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो लगभग लगभग सेम होते हैं। फीवर, ड्राई कफ, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, फटिग, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। फीवर, चिल्स, बॉडी एक, कफ, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। शॉर्ट थ्रोट देखने को मिलेगा। जो सबसे मेन डिफरेंशिएट आता है वो आता है टेस्ट एंड स्मेल के अंदर। ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास में, दैट इज का लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट। ये वेरी कॉमन होता है किसके अंदर, कोविड-19 के अंदर, जबकि फ्लू के अंदर रेयर देखने को मिलेगा। सीवियरिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में माइल्ड टू सीवियर होता है एंड कैन कोज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करवाता है। और इसमें हमारे पास में फ्लू में जो है हमारे पास में इसके हाई रिस्क ग्रुप जो है वो अलग होते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में वही हमारे पास में ARDS वो सारी चीजें हैं, जबकि इसका जो है वो निमोनिया एंड मायोकार्डिटिस करवाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट एंड एयरसोल के द्वारा हो सकता है, और भी ट्रांसमिशन है, वर्टिकल भी हो सकता है, जबकि फ्लू का हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपलेट होता है। मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो देखो कोविड की मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है। तो कोविड की मोर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा हायर है, जबकि फ्लू की मोर्टिलिटी रेट जो है हमारे पास में बहुत कम है, लोअर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन दोनों के लिए बने हुए हैं। इसके लिए कोविड वैक्सीन लगाया जाता है, जो कि वेरियस प्लेटफॉर्म है, कोविशील्ड है, देन कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे लगाया जाता है। जबकि इसके अंदर हमारे पास में एनुअल फ्लू वैक्सीन है, जो कि हमारे पास में नेजल भी लगाया जाता है और IM भी लगाया जाता है। री इन्फेक्शन की बात करें तो कॉमन विथ वेरिएंट्स, ठीक है, इसका री इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी अल्फा का हुआ, कुछ दिनों बाद जो है वो गामा का हो जाएगा, कुछ दिनों बाद डेल्टा का हो जाएगा। जबकि फ्लू में ऐसा नहीं है, एक बार फ्लू हो जाता है तो उसके बाद आगे की संभावना जो है वो कम हो जाती है फ्लू होने की। तो ये हमारे पास में कोविड-19
एंड इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएट था। अब हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर को देख लेते हैं जो कोविड-19 था। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर, हालांकि हमने ऑलरेडी जो है वो इसके बारे में जो है वो देख चुके हैं, फटाफट इसकी समराइज कर देते हैं क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स हमने देख लिए। और सिम्टम्स ही नहीं बल्कि हमने तो इसका अलग अलग ट्रीटमेंट भी देख लिया कि माइल्ड के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मॉडरेट के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे और सीवियर के अंदर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में हमारे पास में आ गया, माइल्ड के अंदर क्या है दोस्तों, फीवर, कफ, सोर थ्रोट एंड फटीग देखने को मिलेगा। जबकि मॉडरेट के अंदर हमें न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और सीवियर के अंदर जैसे सीवियर निमोनिया नहीं होता वैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में SpO2 लेवल। SpO2 लेवल की बात करें तो माइल्ड के अंदर हमारे पास में SpO2 लेवल जो है वो अप्रोक्सीमेटली या मोर देन 95% होता है। मॉडरेट के अंदर हमारे पास में 90 to 94% आ जाता है और सीवियर के अंदर लेस देन 90% जो है वो SpO2 लेवल चला जाता है। रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास में माइल्ड के अंदर नॉर्मल होती है, कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है। मॉडरेट के अंदर हमारे पास में लिटिल बिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो हमारे पास में लगभग जो है वो 24-28 तक हो जाती है, यानी कि 20 से ऊपर हो जाती है, 30 से बीच में रहती है। जबकि सीवियर के अंदर हमारे पास में मोर देन 30 बीट्स ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। इमेजिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास में नॉर्मल अगर आप एक्सरे CT स्कैन करवा लोगे ना तो नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि मॉडरेट के अंदर हमारे पास में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलेगी और सीवियर के अंदर बायलैटरल एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास में होम आइसोलेशन सिम्टोमेटिक, इसी के द्वारा हमारे पास मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब घर के अंदर ही अलग सेपरेट कर दिया, अलग से कमरा दे दिया, इसी तरीके से हम रखते हैं। जबकि मॉडरेट के अंदर में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है और बीच बीच में हम स्टेरॉइड्स भी जो है वो देते हैं। सीवियर कोविड-19 के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ICU रिक्वायर्ड होता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, माइल्ड केसेज में रिस्क कम रहते हैं, मॉडरेट केसेज में रिस्क मॉडरेट रहते हैं और सीवियर केसेज में हमारे पास में हाई रिस्क होते हैं। क्लियर है। अब लास्ट स्लाइड ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोविड-19 एंड कॉमन कोल्ड में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है, फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। नॉर्मली जो है हमारे पास में सर्दी का टाइम भी चल रहा है, कोल्ड भी होता है, आप लोगों को भी होता है, मुझे भी होता है, लेकिन नॉर्मल कोल्ड में और कोविड-19 में क्या डिफरेंशिएट है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट के बारे में। तो पॉजिटिव एजेंट, कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है, सार्स कोरोना वायरस 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 होता है। जबकि कॉमन कोल्ड का जो है हमारे पास में पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, राइनो वायरस या एडिनो वायरस होता है। ऑनसेट की बात करें तो कोविड-19 ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और ये हमारे पास में जो है वो सडन भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है। कई बार नहीं कहते यार कल शाम को ही जो है मैं खिड़की से बाहर निकला था या वॉशरूम करने निकला, मुझे आज जुकाम होगी, तो ये सडनली भी हो सकता है। फीवर की बात करें तो कोविड-19 के अंदर फीवर नॉर्मली देखने को मिलता है, जबकि कॉमन कोल्ड के अंदर हमें फीवर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। फीवर थोड़ी होता है, आपको भी जुकाम लग जाती है तो जरूरी थोड़ी फीवर है, नहीं होता। कफ की बात करें तो कोविड-19 के अंदर हमारे पास में जो है वो ड्राई कफ होता है, परसिस्टेंट होता है, लगातार होता है, जबकि कॉमन कोल्ड के अंदर हमारे पास में जो है बिल्कुल माइल्ड होता है। ब्रेथलेसनेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में जो है ब्रेथलेस जो है वो पॉसिबल है, जबकि कॉमन कोल्ड के अंदर जो है हमारे पास में रेयर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो वो तो वेरी कॉमन है, ठीक है। कोविड-19 के अंदर जो है वो बिल्कुल कॉमन है। हाँ, ओकेजनली हमें कॉमन कोल्ड के अंदर भी कभी कभी जो है वो टेस्ट नहीं आता। बॉडी एक की बात करें तो बॉडी एक जो है वो कोविड-19 के अंदर कॉमन है, जबकि कॉमन कोल्ड के अंदर बॉडी एक इतना ज्यादा जो है वो नहीं होता है। सीवियरिटी की बात करें तो कैन बी सीवियर, ऑफ कोर्स कोविड-19 तो सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकता है, जबकि कॉमन कोल्ड में ऐसा कोई सीवियर नहीं है। ऐसा कभी सुनने को देखने को मिलता है कि कोल्ड से वो आदमी मर गया, नहीं देखने को मिला, बल्कि कोरोना से वो मर गया, ये जरूर आपने देखा होगा। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड जो है वो देखने को मिलेगा, जबकि इसकी कॉम्प्लिकेशन कॉमन कोल्ड की जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं होती है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में कोविड-19 था, उसको हमने फिनिश किया। बहुत डिटेल से जो है मैंने आपको इसकी स्टडी करवाई, साथ के साथ
फ्लू वायरस क्या होता है उसके बारे में बताया, कॉमन कोल्ड का क्या होता है वो भी बताया, तीनों का कंपैरिजन भी बताया। देन किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, ईटियोलॉजी समझ लो तो भी हमने देखा, उसकी भी कैटेगरी सारी चीज़ें की थी। ब्लड टेस्ट कौन कौन से होता है, कौन कौन सा जो है हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की थी। HRCT का क्या रोल होता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। देन मैनेजमेंट भी हमने अलग अलग तरीके से किया था। माइल्ड के अंदर हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, मॉडरेट के अंदर हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, सीवियर के अंदर हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी थी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से हमने देख के जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किया था। आई होप ये क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लास चाहे छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन क्लास हमारे पास में कितनी अंडरस्टेबल है वो चीज़ मायने रखती है। तो उसी कड़ी में मैं आपसे कहना चाहूँ, ऑफलाइन में तो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में आप लोग सामने बैठे रहते हो, इसलिए हमें पता है, हम आपसे पूछ लेते हैं कि भाई बच्चों बताओ क्लास कैसी लगी। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो ऑनलाइन में सिर्फ एक ही जरिया होता है, आपके कमेंट। तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट बुलेट सीरीज हम किस तरीके से लें, कौन से टॉपिक पे लें, क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना, वो भी आप एडवाइस कीजिए, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है। 31 दिसंबर के बाद हम इस बुलेट सीरीज का जो है वो पूरा चेंज कर देंगे कि MCQ लेके आएंगे या किस तरीके से लेके आएंगे वो सारी चीजें। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।